नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एयर इनोवेट में। देखिए, आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैपिंग सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और एशिया, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इसे बिल्कुल मास्टर कर लेंगे। तो ये है आज का हमारा ग्रैंड टूर। देखिए, हम एक बिल्कुल सिस्टमैटिक अप्रोच लेंगे। सबसे पहले एक क्विक ओवरव्यू, उसके बाद रीजन बाय रीजन चलेंगे, ईस्ट, सेंट्रल, वेस्ट और साउथ ईस्ट एशिया। और हाँ, एंड में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक क्विक रिवीजन शीट से सारे की पॉइंट्स को बिल्कुल लॉक कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ। हम बात करेंगे एशिया के एक ब्रॉड ओवरव्यू की, क्योंकि देखिए किसी भी जगह को डिटेल में समझने से पहले ना उसके रेफरेंस पॉइंट्स क्लियर होने वो बहुत ज़रूरी हैं। अब इस स्लाइड को देखिए, ये हमें एशिया की फिजिकल बाउंड्रीज के बारे में बताती है। यूरोप से एशिया को क्या अलग करता है? ये है यूराल माउंटेन्स, ठीक है। और अफ्रीका से एशिया को रेड सी सेपरेट करता है। सिंपल। और हाँ, एक टॉपर टिप, इसे हमेशा याद रखें, साउथ एशिया को समझने के लिए इंडिया को हमेशा अपना रेफरेंस पॉइंट बनाइए। बिलीव मी, इससे आपके ओरिएंटेशन में कभी कभी गलती नहीं होगी। ओके, तो ओवरव्यू क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले रीजन की तरफ, ईस्ट एशिया। और मैं आपको बता दूं, ये रीजन स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट है ना कि यहाँ से कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट जापान। देखिए, जापान 4 मुख्य आइलैंड से बना हुआ है और इनका जो नॉर्थ से साउथ का ऑर्डर है, ये एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ऊपर नॉर्थ में है होकाइडो, फिर आता है होन्शु। ये सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट आइलैंड है, इनफैक्ट इनकी कैपिटल टोक्यो भी यहीं पर है। उसके ठीक नीचे है शिकोकू और सबसे साउथ में है क्यूसू। और हाँ, एक चीज़ और, इस डिस्प्यूट को ज़रूर नोट कर लीजिए, रशिया और जापान के बीच कुरिल आइलैंड्स को लेकर एक विवाद चलता रहता है। अब सवाल ये है कि इस सीक्वेंस को याद कैसे रखें? सबसे अच्छा तरीका है रेपिटिशन, सिंपल। तो चलिए इस मेमोरी हैक को यूज करते हैं। मेरे साथ बोलिए, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। एक बार और, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। बस इसे बार बार दोहराने से ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ओके, अब जापान से थोड़ा ऊपर चलते हैं। लेट्स लुक एट एशियन रशिया। यहाँ से दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन यानी ट्रांस साइबेरियन रेलवे गुजरती है। सेंट पीटर्सबर्ग को सीधा व्लादिवोस्टॉक से जोड़ती है। अमेजिंग, राइट? पास में ही साखलिन आइलैंड है जो ऑयल और गैस के लिए काफ़ी फेमस है। अब इसके नीचे देखिए, रशिया और चाइना के ठीक बीच में आपको दिखेगा मंगोलिया। ये एक लैंडलॉक्ड बफर स्टेट है। अब रुकिए, एक क्वेश्चन, इस पॉइंट को बहुत बहुत ध्यान से समझिए, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। मंगोलिया कजाकिस्तान को टच नहीं करता, बिल्कुल नहीं। और ये एक स्टैंड कंट्री भी नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होना। चलिए, अब हमारा फोकस जाता है कोरियन पेनिनसुला पर। यहाँ आपको दिखते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। अब इनकी कैपिटल्स को कैसे याद रखें? बहुत सिंपल निमोनिक्स हैं। देखिए, एस फॉर साउथ कोरिया, एस फॉर सॉल, कितना ईजी है, राइट? और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। इसे आप यंग यंग जैसे किसी वर्ड से एसोसिएट कर सकते हैं, सिंपल। और थोड़ा ईस्ट में देखेंगे तो आपको ताइवान दिखेगा, जो ताइवान स्ट्रेट से चाइना से अलग होता है। ऑलराइट, ईस्ट एशिया के बाद अब हम एंटर कर रहे हैं एशिया के बिल्कुल हार्टलैंड में। हाँ, हम बात कर रहे हैं सेंट्रल एशिया की, जिसे हम स्टान नेशंस के नाम से भी जानते हैं। तो सेंट्रल एशिया में आती हैं ये 5 स्टैन कंट्रीज। नाम देखिए, काजाख्स्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो ताजिकिस्तान हमारे काफ़ी पास पड़ता है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसे मार्क कर लीजिए। ये सारी की सारी 5 कंट्रीज लैंडलॉक्ड हैं, यानी इनकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती, नॉट अ सिंगल वन। अब यहाँ पर एक स्पेशल कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं डबल लैंडलॉक्ड कंट्री। अब ये क्या होता है? इसका मतलब है एक ऐसा देश जो खुद तो लैंडलॉक्ड है ही, पर उसके सारे, आई रिपीट, सारे पड़ोसी देश भी लैंडलॉक्ड हैं। सोच के देखिए। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल है उज़्बेकिस्तान, ये याद रखिएगा। और अब कैस्पियन सी, इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज को याद रखने की एक बहुत ही इफेक्टिव ट्रिक है। ट्रस्ट मी, ये एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। और वो ट्रिक है ये एक सिंपल सा शब्द, तारीख। बस इस नाम को याद रखिए। देखिए, ये निमोनिक कितना सिंपल और पावरफुल है। चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। टी से है तुर्कमेनिस्तान, ए से अज़रबैजान, आर से रशिया, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान। सिंपल, तारिक।
लेकिन यहाँ एक बात का खास ध्यान रखिएगा, I इज़ फॉर ईरान, नॉट इराक। एग्जाम में एग्जामिनर यही कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करता है, आपको नहीं फंसना है। ओके, तारीख याद हो गया? ग्रेट। अब वेस्ट एशिया की तरफ चलते हैं। इस रीजन को दुनिया का क्रॉस रोड्स भी कहा जाता है, और ये बिल्कुल सही है। ये रीजन हमेशा से ही कॉमर्स और कॉन्फ्लिक्ट दोनों का सेंटर रहा है। तो यहाँ मैप पर देखिए, ये रहा ईरान और उसके ठीक ऊपर आपको मिलेगा कॉकस रीजन, जिसमें ये 3 देश हैं, जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान। आपने शायद सुना होगा, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नगोर्नो काराबाख एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है। अब वापस ईरान पर आते हैं। यहाँ का चाबाहार पोर्ट इंडिया के लिए बहुत बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये हमें सेंट्रल एशिया तक सीधा एक्सेस देता है। अब हम आते हैं अरेबियन पेनिनसुला पर। यहाँ के 2 बड़े प्लेयर्स हैं, सऊदी अरेबिया और यमन। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, वो है बाब एल मंडेब स्ट्रेट। ये एक चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट मतलब एक ऐसी जगह जहाँ से बहुत सारा ट्रैफिक गुजरता है। ये रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है। सो यू कैन इमेजिन ये कितना क्रिटिकल मैरिटाइम रूट है। ओके, अब जरा इराक को देखते हैं। इसके बारे में टू क्रिटिकल डिस्टिंक्शंस हैं जिन पर एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। पहला, इराक लैंडलॉक्ड नहीं है, बिल्कुल नहीं, उसको पर्शियन गल्फ का एक्सेस है। दूसरा, इराक कैस्पियन सी को टच नहीं करता। याद है हमारा मेमोनिक तारीख, उसमें आय किसके लिए था? ईरान। तो कैस्पियन सी को सिर्फ ईरान टच करता है, इराक नहीं। इसको बिल्कुल क्लियर रखिए। और अब हमारे ग्रैंड टूर का आखिरी स्टॉप, हम पहुंच गए हैं साउथ ईस्ट एशिया में। इस रीजन को समझने के लिए हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मेनलैंड हिस्सा और दूसरा है आर्चिपेलेगोस, यानी आइलैंड्स का ग्रुप। तो पहले आर्चिपेलेगोस की बात करते हैं। इसमें आते हैं इंडोनेशिया और मलेशिया। और यहाँ से ना अक्सर इक्वेटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन जाता है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। जो इक्वेटर है वो इंडोनेशिया के 3 बड़े आइलैंड से होकर गुजरता है। कौन से 3? सुमात्रा, बोर्नियो और सुलवेसी। इसको याद कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, जिसे मेकोंग रीजन भी कहते हैं। इसमें आते हैं म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। अब इन सब में सिर्फ एक ही देश है जो लैंडलॉक्ड है, ओनली वन, और वो है लाओस। इसको याद रखना बहुत आसान है, एक सिंपल सा मेमोनिक, L इज फॉर लॉक्ड, L इज फॉर लॉस, दैट्स इट। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा एशिया का टूर। बट वेट, अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, एक क्विक रिवीजन, अ फाइनल चीट शीट, ताकि सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और ट्रिक्स आपके दिमाग में बिल्कुल फ्रेश हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं एक रैपिड फायर रिवीजन। रेडी? क्वेश्चन 1, डबल लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है? आंसर, उज़्बेकिस्तान। गुड। कैस्पियन सी के बॉर्डर कंट्रीज का निमोनिक क्या था? तारिक, परफेक्ट। जापान के आइलैंड्स का नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर? होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। एक्सीलेंट। साउथ ईस्ट एशिया की ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री? लाओस, L फॉर लॉक्ड। और आखिरी, इक्वेटर किन इंडोनेशियन आइलैंड से पास होता है? सुमात्रा, बोर्नियो और सुलावेसी। ब्रिलियंट। इन पॉइंट्स को बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखा आपने, एशिया की ज्योग्राफी सिर्फ फैक्ट्स का खेल नहीं है, बल्कि ये स्ट्रैटेजी और इंटरकनेक्शंस की एक पूरी कहानी है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो और आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। नमस्कार। आज के सेशन में हम मैपिंग का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा कवर करेंगे, एशिया के प्रमुख रेगिस्तान और झीलें। यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल बनना लगभग तय होता है। तो हम इसे सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही स्मार्ट ट्रिक्स और मेमोनिक्स के साथ याद करेंगे, ताकि ये जानकारी आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम एशिया के रेगिस्तानों का एक सफ़र करेंगे, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से, पश्चिम से पूर्व की ओर। इसके बाद हम एशिया की कुछ बेहद महत्वपूर्ण झीलों को समझेंगे, जहां से अक्सर मैपिंग के सवाल बनते हैं। और अंत में सब कुछ पक्का करने के लिए हमारे पास होगी एक क्विक चीट शीट, जो आपके फाइनल रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, एशिया के प्रमुख रेगिस्तान। हम पश्चिम एशिया से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ेंगे। इस तरह एक क्रम में पढ़ने से लोकेशंस को याद रखना बहुत आसान हो जाता है।
शुरुआत करते हैं पश्चिमी एशिया से। यहाँ पर हमें मुख्य रूप से 3 रेगिस्तान याद रखने हैं। सऊदी अरब में दक्षिण की तरफ है रूब अल खाली, जिसे दी एम्प्टी क्वार्टर भी कहा जाता है, और उत्तर में है अन-नुफूद रेगिस्तान। इनके अलावा इज़राइल में नेगेव रेगिस्तान है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दीजिए, जहां अक्सर गलती होती है। ये एक एग्जाम ट्रैप है। अगर परीक्षा में अन-नुफूद रेगिस्तान के लिए ऑप्शन में ईरान, इराक और सऊदी अरब दिया जाए तो सही जवाब हमेशा सऊदी अरब होगा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, यहीं से सवाल बनते हैं। चलिए अब हम ईरान चलते हैं। यहाँ 2 प्रमुख रेगिस्तान हैं, दश्त-ए-काविर और दश्त-ए-लुत। एक शब्द याद रखिए, दश्त का मतलब होता है मैदान या रेगिस्तान, और यहाँ एक कंट्री अलर्ट है, इस पर विशेष ध्यान दें। ये दोनों रेगिस्तान ईरान में हैं, इराक में नहीं। अक्सर ऑप्शंस में कंफ्यूज करने के लिए इराक दिया जाता है। इसे याद रखने की एक आसान ट्रिक है, इराक की स्पेलिंग में क्यू आता है जबकि इन नामों में नहीं है, और ईरान एन पर खत्म होता है। अब आते हैं उस एक कंफ्यूजन पर जो स्टूडेंट्स को एग्जाम में सबसे ज्यादा परेशान करता है, किजिलकुम और काराकुम रेगिस्तान। ये दोनों नाम इतने मिलते जुलते हैं कि कंफ्यूजन होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन चिंता मत कीजिए। चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। इस स्लाइड पर बहुत ध्यान से देखिए, इसे हम कहते हैं जी तकनीक। ये एक अचूक तरीका है। देखिए, उज़्बेकिस्तान की स्पेलिंग में जी आता है और किजिलकुम की स्पेलिंग में भी जी आता है, तो कनेक्शन बिल्कुल सीधा है, जी से उज़्बेकिस्तान और जी से किजिलकुम। तो जो बचा काराकोम वो तुर्कमेनिस्तान में है। याद रखिए, Z फॉर उज़्बेकिस्तान, Z फॉर किजिलकुम। बस इतना सा और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अब हम चलते हैं पूर्वी एशिया के ठंडे रेगिस्तानों की तरफ। पहला है तक्लामाकन, जो पूरी तरह से चीन के तारिम बेसिन में है। दूसरा है गोबी रेगिस्तान, जो मंगोलिया और चीन दोनों देशों में फैला हुआ है। अच्छा, एक रोचक तथ्य ये है कि ठंडे रेगिस्तानों की पहचान सिर्फ कम बारिश से नहीं, बल्कि बेहद ठंडी और बर्फीली सर्दियों से भी होती है। और इसी के साथ हमारा पहला भाग पूरा होता है। अब हम अपने दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, एशिया की प्रमुख झीलें। हम उन झीलों पर फोकस करेंगे जिनकी सीमाएं और खास बातें परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं। कैस्पियन सागर की सीमाओं को याद रखने के लिए आपको बस एक नाम याद रखना है, तारिक। चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रूस, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान। अब इस नक्शे पर तारीख को फिट करते हैं। देखिए कैसे ये 5 देश दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर को घेरे हुए हैं। एक बात जो यहाँ बिल्कुल गांठ बांध लेनी है वो ये है कि इराक इसकी सीमा पर नहीं है। एग्जामिनर अक्सर ऑप्शन में इराक देता है और हमें यहीं पर सावधान रहना है। मध्य एशिया की ये 2 झीलें बहुत महत्वपूर्ण है। अरल सागर, जो कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सीमा पर है, आज एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय त्रासदी का उदाहरण है, क्योंकि ये लगभग पूरी तरह से सूख चुका है। दूसरी है बलकाश झील। ये पॉइंट परीक्षा के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पूरी तरह से कजाकिस्तान के अंदर स्थित है। सवाल अक्सर यहीं से बनता है। अब 2 अनोखी झीलों की सीधी सीधी तुलना करते हैं, जहां से डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड सवाल आते हैं। रूस में है बैकाल झील, जो दुनिया की सबसे गहरी झील है, और वहीं तुर्की में है वैन झील, जो दुनिया की सबसे खारी बड़ी झील है। आइए अब इन दोनों झीलों को नक्शे पर भी देख लेते हैं। बाईं ओर रूस में बैकाल झील है, जो लेना नदी का स्रोत भी है। ये एक एक्स्ट्रा जानकारी है, इसे भी याद रखिए। दाईं ओर तुर्की में वैन झील है। यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। मृत सागर यानी डेड सी इससे भी ज्यादा खारा है, लेकिन लेक वैन दुनिया की सबसे खारी बड़ी झील मानी जाती है। पश्चिम एशिया में जॉर्डन रिफ्ट वैली का ये पूरा सिस्टम भौगोलिक और भू राजनीतिक दोनों नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मीठे पानी की गैलीली सागर से जॉर्डन नदी निकलती है, दक्षिण की तरफ बहती है और आखिर में खारे पानी के मृत सागर में मिल जाती है। मृत सागर पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु है और इसकी सीमा इजराइल, वेस्ट बैंक और जॉर्डन से लगती है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक क्विक चीट शीट से एकदम पक्का कर लेते हैं। ये हमारा फाइनल रिवीजन है, ताकि कोई भी फैक्ट हमारे दिमाग से ना निकले। ये आपके लिए एक सेल्फ असेसमेंट चुनौती है। इस सेशन के बाद वीडियो को पॉज करके इस खाली नक्शे पर दिए गए नंबर्स को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। ये खुद को टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है।
चलिए अब अंतिम और सबसे तेज रिवीजन करते हैं। एक लय में मेरे साथ दोहराइए। रुब अल खाली और अन नफूद सऊदी अरब, नेगेव इजराइल, दश्त काविर और लुत ईरान, किजिलकुम उज़्बेकिस्तान, जेड याद रखना है, काराकुम तुर्कमेनिस्तान, तकलामकान चीन और गोबी मंगोलिया और चीन। बहुत बढ़िया। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो और आप अपनी तैयारी को लेके सीरियस हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नए सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। आज के इस सेशन में हम एशिया के समुद्री भूगोल यानी मैरीटाइम ज्योग्राफी को समझेंगे। ये एक बहुत ही फोकस सेशन है जिसे खास तौर पर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इसमें हम एशिया के सागरों, जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट्स और द्वीप समूहों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम एशिया की समुद्री सीमाओं को समझेंगे, फिर हम उत्तर में आर्कटिक और नॉर्थ पैसिफिक का रुख करेंगे। इसके बाद हम ईस्ट एशिया के समुद्री आर्क, फिर साउथ ईस्ट एशिया के द्वीपों के जाल और अंत में वेस्ट एशिया के सबसे जरूरी समुद्री मार्गों का एक सिस्टमैटिक टूर करेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम के लिए एक क्विक रिवीजन भी होगा। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। एशिया की समुद्री सीमाएं एक बड़ी तस्वीर। देखिए, किसी भी विषय की गहराई में जाने से पहले ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। एशिया 3 मेन महासागरों से घिरा है। उत्तर में आर्कटिक, पूर्व में प्रशांत और दक्षिण में हिंद महासागर। अब स्लाइड पर दिए गए एग्जाम टिप पर ध्यान दीजिए। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है। किसी भी छोटे सागर को याद करने से पहले इन 3 बड़े ओशन बेसिन्स की मेंटल इमेज बनाइए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर छोटा या लोकल समुद्र आखिर में इन्हीं तीनों में से किसी एक में जाकर मिलता है। ये आपकी मैपिंग का आधार बनेगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा को समझ लेते हैं। स्ट्रेट, जिसे हिंदी में जलडमरू मध्य कहते हैं। यह पानी का एक संकरा रास्ता होता है जो 2 बड़े वाटर बॉडीज को तो जोड़ता है और साथ ही 2 जमीनी हिस्सों को अलग करता है। इसका ये डबल फंक्शन, पानी को जोड़ना और जमीन को अलग करना, एग्जाम के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, यहीं से सवाल बनते हैं। चलिए अब हम अपनी ज्योग्राफिकल यात्रा उत्तर से शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है रूस का विशाल उत्तरी और पूर्वी तट, जहां आर्कटिक और प्रशांत महासागर मिलते हैं। आर्कटिक महासागर में रूस के उत्तरी तट के साथ साथ समुद्रों का एक क्रम है। पश्चिम से पूर्व की ओर इनका सही क्रम है कारा सागर, लाप्तेव सागर, ईस्ट साइबेरियन सागर और चुक्ची सागर। इस सीक्वेंस को ध्यान से समझिए, ये एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। आपको पश्चिम से पूर्व का ये क्रम याद रखना है। और यहाँ आता है बेरिंग स्ट्रेट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलमार्ग। ये 2 बड़े काम करता है। जमीन पर ये एशिया यानी रूस को नॉर्थ अमेरिका यानी अलास्का से अलग करता है और पानी में ये आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि इंटरनेशनल डेट लाइन यहीं से गुजरती है, जिसका मतलब है कि स्ट्रेट के दोनों तरफ की तारीखों में पूरे 1 दिन का अंतर होता है। चलिए अब अपनी यात्रा को एशिया के प्रशांत तट के साथ साथ दक्षिण की ओर बढ़ाते हैं। ये इलाका स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक दोनों ही नजरियों से बहुत महत्वपूर्ण है। सी ऑफ ओखोटस्क और सी ऑफ जापान के बीच 3 महत्वपूर्ण स्ट्रेट्स हैं। स्लाइड पर दिए गए स्टडी टिप पर खास ध्यान दें। इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम है टाटर स्ट्रेट, सोया स्ट्रेट और सुशीमा स्ट्रेट। ये क्रम एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे ऐसे ही याद रखना है। अब चीन के तटीय क्षेत्र को देखते हैं। यहाँ उत्तर से दक्षिण का क्रम है येलो सी, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी। येलो सी का नाम बड़ा दिलचस्प है। दरअसल गोबी रेगिस्तान से हवा के साथ जो बारीक पीली मिट्टी, जिसे लोएस कहते हैं, वो आके समुद्र में जमा होती है, जिससे इसका रंग पीला दिखता है। और यहीं पर चीन और ताइवान को अलग करने वाला स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण फोर्मोसा स्ट्रेट भी है, जिसे ताइवान स्ट्रेट भी कहा जाता है। थोड़ा और दक्षिण में है ल्यूजॉन स्ट्रेट। ये ताइवान और फिलीपींस के बीच एक गेटवे की तरह काम करता है। ये रणनीतिक रूप से साउथ चाइना सी को फिलीपीन सी से जोड़ता है, जो कि पैसिफिक ओशन का ही एक हिस्सा है। अब हम दक्षिण पूर्व एशिया के जटिल द्वीप समूहों में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ के जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट्स ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। यहाँ आपको मिलेगा मकस्सर स्ट्रेट,
जो बोर्नियो और सुलावसी द्वीपों को अलग करता है। इस क्षेत्र में समुद्रों का क्रम भी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। उत्तर से दक्षिण का यह क्रम याद रखें, सुलू सागर, फिर सेलेब्स सागर, उसके बाद बांदा सागर और सबसे दक्षिण में अराफुरा सागर। अब आते हैं दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक मलक्का स्ट्रेट पर। इसे ग्लोबल ट्रेड आर्टरी यानी वैश्विक व्यापार की धमनी भी कहा जाता है। इसके अलावा सुमात्रा और जावा के बीच सुंडा स्ट्रेट और मलेशिया और सिंगापुर के बीच जोहोर स्ट्रेट भी इस क्षेत्र के दूसरे प्रमुख रास्ते हैं। फ्लोरेस और तिमोर सागर एक बहुत ही अनोखे क्षेत्र को दिखाते हैं। ये एक ट्रांजिशन जोन है जहां प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की धाराएं और उनका प्रभाव आपस में मिलते हैं। ये मरीन इकोलॉजी के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में हम पश्चिम एशिया के 2 सबसे महत्वपूर्ण समुद्री चोक पॉइंट्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये एनर्जी और ट्रेड रूट्स की लाइफलाइन है। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। इसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चोक पॉइंट कहा जाता है क्योंकि दुनिया के तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है। इसके बॉर्डर पर ईरान और ओमान देश हैं। दूसरा महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है बाब अल मंदेब स्ट्रेट, जिसका मतलब होता है आंसुओं का द्वार। ये रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है और स्वेज नहर मार्ग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एशिया में यमन को अफ्रीका में जिबूती से अलग करता है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक क्विक रिवीजन के जरिए पक्का करते हैं। ये आपको एग्जाम में याद रखने के लिए बहुत मदद करेगा। चलिए सीखी हुई जानकारी को जल्दी से दोहराते हैं। पहले सागरों को देखते हैं। सबसे उत्तर में रूस के तट पर कारा, लाप्तेव, ईस्ट साइबेरियन और चुकची, ये सभी आर्कटिक बेसिन का हिस्सा हैं। फिर नॉर्थ ईस्ट एशिया में बेरिंग, ओखोटस्क और ईस्ट सी, ये पैसिफिक बेसिन में हैं। चीन के तट पर येलो, ईस्ट चाइना और साउथ चाइना सी, ये भी पैसिफिक बेसिन का हिस्सा हैं। साउथ ईस्ट एशिया में सुलू, सेलेब्स, बांदा और जावा, ये भी पैसिफिक ओशन में हैं। और अंत में साउथ एशिया में अंडमान, अरेबियन और लक्षद्वीप सी, ये इंडियन ओशन बेसिन का हिस्सा हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेट्स को दोहराते हैं। याद रखिए, ये जमीन को अलग करता है और पानी को जोड़ता है। बेरिंग यूएसए और रूस को अलग करता है, आर्कटिक और पैसिफिक को जोड़ता है। टाटर सखालिन और रूस को अलग करता है। सोया होक्काइडो और सखालिन को अलग करता है। मलक्का मलेशिया और सुमात्रा को अलग करता है। अंडमान सी और साउथ चाइना सी को जोड़ता है। सुंडा जावा और सुमात्रा को अलग करता है। जावा सी और इंडियन ओशन को जोड़ता है। हॉर्मुज़ ईरान और ओमान को अलग करता है। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है। और बाब अल मंदेब यमन और जिबूती को अलग करता है। रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जोड़ता है। अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, अनुशासन वो करना है जो करने की जरूरत है, तब भी जब आपका मन ना हो। रिवीजन करते रहिए और खाली नक्शों का इस्तेमाल करके प्रैक्टिस करना मैपिंग को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो और आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।